काम किया नहीं है, आप नल्ले बैठे हो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 के यूनिट 2 के चैप्टर 3 के बारे में। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था वो था चैप्टर नंबर 2, जो कि था रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। उसमें हमने 6 सेक्शंस कवर किए थे और एक समरी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ये जो चैप्टर है वो भी बुक के अकॉर्डिंग 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और पहली हेडिंग जो है इंट्रोडक्शन, ये बुक में कोई हेडिंग गिवन नहीं है, बस ये आप और हम मिलके इसे हेडिंग दे रहे हैं इंट्रोडक्शन। बाकी जो हेडिंग्स है हु इज एन एमएलए, अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट, ये सब बुक में गिवन है। और बुक में पेज नंबर 30 से 41 के बीच में ही पूरा चैप्टर कवर किया गया है। हम इसी तरह से एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है जो पेज नंबर 30 से 31 के बीच में गिवन है, और वहां पे एक स्टोरी गिवन है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे पहले यहाँ जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। पहला है गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। लोकल लेवल, जो कि हमने क्लास 6th में पढ़ा था। लोकल का मतलब चाइना वाला लोकल नहीं, लोकल का मतलब है कि सेंटर, स्टेट और लोकल, मतलब शहरों में किस तरह से सरकार काम करती है। उसके बाद आता है स्टेट लेवल, राज्य सरकार। ईयर 2021 की बात करें तो इंडिया में 21 स्टेट्स हैं, तो हम स्टेट लेवल की बात करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हिमाचल प्रदेश का, और हम जानेंगे कि वो कैसे वर्क करती है। और तीसरा लेवल होता है जो नेशनल लेवल, ये हम अगली क्लास में जानेंगे, क्लास 8th में। ये चैप्टर फोकस करता है स्टेट लेवल पे। रोल ऑफ एमएलएज एंड मिनिस्टर्स, एमएलए क्या होते हैं, मिनिस्टर्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये हम जानेंगे। हाउ पीपल शेयर व्यूज एंड डिमांड एक्शंस टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट, जो लोग होते हैं अपने व्यूज कैसे बताते हैं, अपना ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने कैसे रखते हैं, और उनसे हम काम कैसे निकलवाते हैं, हम कैसे उन्हें बताते हैं कि हमारी डिमांड्स क्या है, आप हमारे लिए काम कीजिए। ये हम किस तरह से करते हैं, ये इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। स्टोरी एक गिवन है बुक में। शाम को 2 सहेलियां हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, साइकिल से कहीं जा रही होती हैं। उसमें क्या होता है, बुक में गिवन है कि रास्ते से जाते हुए एक पुलिस मैडम जो है उनको रोक लेती है, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ होती है। भीड़ में क्या होता है, पुलिस मैडम बोलती है कि यहाँ पे रैली हो रही है, एमएलए का जो घर है वहां पे लोगों ने उन्हें घेर लिया है। क्यों घेर लिया है वो हम इस कहानी में जानते हैं। एक शहर का नाम लेके हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पातालपुरम जो डिस्ट्रिक्ट था, वहां पे बहुत ज्यादा वाटर शॉर्टेज हो गई थी। वाटर शॉर्टेज मतलब पानी की कमी बहुत ज्यादा वहां पे हो गई थी। पीपल ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा था। उसकी वजह से वो क्या बीमार पड़ रहे थे, क्योंकि पानी की कमी हो गई, तो जो कुछ भी पानी मिल रहा है उन्हें पीना पड़ रहा है। उसकी वजह से क्या बहुत बीमार हो गए थे। और काफी सारी जो वाटर स्ट्रीम्स थी जहां से पानी मिलता था वो सूखी पड़ गई थी। जो गांव के लोग थे, विलेजर्स, दे हैड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर। बहुत दूर दूर तक जाके उन्हें पानी लाना पड़ता था, क्योंकि उनके गांव में पानी की कमी हो गई थी। टू मेनी पेशेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज हो गए थे, इतने कि वहां पे जगह नहीं बची। और तो और ज्यादातर बच्चों को दस्त की प्रॉब्लम हो गई, दस्त की बीमारी हो गई, डायरिया हो गया। और ये हालत इतनी ज्यादा खराब थी, एक न्यूज, टीवी न्यूज में भी बताया गया कि 10 लोग मारे गए इस बीमारी की वजह से। तो वो जो 2 सहेलियां हैं वो डिस्कस करती हैं कि क्या डायरिया की वजह से भी लोगों की मौत हो सकती है, क्या ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है। तो फिर वो डिस्कस करते हैं कि काश मुझे ना हो, इस तरह से वो बात करते हैं। अब वो कहाँ जाके रुके, जहाँ पे दोनों सहेलियां जा रही थी उन्हें रोका गया, क्योंकि आगे रैली हो रही थी, भीड़ जमा हो रखी थी रोड पे। तो कहाँ पे थी भीड़, एक एमएलए के घर के आगे। तो लोग जो थे एमएलए के घर के आगे घेरा बना के खड़े थे, उनसे कुछ डिमांड कर रहे थे। वो शिकायत कर रहे थे कि देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। दे डिमांड एक्शन टू ब्रिंग पुअर पब्लिक हेल्थ कंडीशंस अंडर कंट्रोल। उन्होंने डिमांड की एमएलए से कि जो पुअर पब्लिक हेल्थ कंडीशन है, जो लोग बेहाल हो रखे हैं इन सिचुएशन की वजह से, उनको बीमारी से नहीं पड़ रही है, इन सबको आप कंट्रोल में लेके आइए, आपकी जिम्मेदारी है, आप कदम उठाइए इन सब चीजों को सही करने के लिए। क्राउड ऑल्सो हैड मेंबर्स ऑफ अपोजिशन, जो भीड़ जमा है उसमें ऑपोजिशन के भी मेंबर्स हैं।
हम जानेंगे ऑपोजिशन क्या होता है और उसके लोग क्यों एमएलए के घर के आगे घेरा बना के खड़े हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। तो ये था इंट्रोडक्शन, हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखेंगे हु इज एन एमएलए। एमएलए कौन होता है। एमएलए सेक्शन बुक में पेज नंबर 31 से 33 के बीच में कवर किया गया है और इसमें हम जानेंगे एमएलए कौन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, मेजोरिटी क्या होता है, ऑपोजिशन क्या होता है, रूलिंग पार्टी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ये सब कौन होता है, हम ये सब इसमें जानेंगे। आप बोलोगे भैया सिर्फ एमएलए की बात हुई थी, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो। अरे बट एमएलए क्या होता है ये जानने के लिए आपको इन सब के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और सब जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एमएलए के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमने देखिए उससे पहले इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया, अब हम एमएलए पे हैं, हु इज एन एमएलए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि ये कौन है, मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेजिस्लेटिव असेंबली किस नाम की बला है ये हम आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये उस बला के मेंबर है। लेजिस्लेटिव असेंबली, मजाक साइड में, लेजिस्लेटिव असेंबली एक बॉडी ऑफ मेंबर्स होती है जो कि हमारे लिए डिसीजन लेते हैं और ये मेंबर्स उस असेंबली में काम करते हैं। ठीक है, दे देन बिकम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनके लोगों द्वारा चुने जाने के बाद इलेक्शन में ये लोग खड़े होते हैं, लोग इन्हें वोट देते हैं, फिर ये जब चुन लिए जाते हैं, ये लोग इलेक्ट हो जाते हैं, तब ये बनते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के साथ ही ये लोग गवर्नमेंट का भी हिस्सा बन जाते हैं, गवर्नमेंट ये लोग बनाते हैं। एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, इसका मतलब होता है ये जो लोग होते हैं एमएलए होते हैं, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लोगों के नाम पे काम करते हैं। देखिए एक शहर में कितने लाखों लोग हो सकते हैं और ये लाखों लोग एकदम से जाके डिसीजन तो नहीं ले सकते, कौन किसकी सुनेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होता है ना, लोग अपने में से एक काबिल इंसान को चुनते हैं, वैसे कहने के लिए काबिल होते हैं ज्यादातर तो कहने के लिए एक काबिल इंसान को चुनते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे जाइए और हमारी बात सरकार के आगे रखिए। इसलिए हम कहते हैं कि एमएलए रिप्रेजेंट द पीपल, रिप्रेजेंट पीपल। इसके बाद यहाँ पे एक आपको नक्शा दिख रहा होगा, ये है इंडियाज पॉलिटिकल मैप। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया में 2021 की डेट में 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। कहने का मतलब एक बिल्डिंग होगी जहाँ पे लोगों द्वारा चुने गए इंसान एमएलए वहां बैठेंगे और हमारे बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, फिर डिसीजंस लेंगे, लॉज बनाएंगे। ठीक है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इनमें से हर जो स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर स्टेट को टुकड़ों में बांटा हुआ होता है। उन्हें हर टुकड़े को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्या होती है आगे एक बार आगे चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैप है ये गिवन है हिमाचल प्रदेश का, और आप देख सकते हैं कितने सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। ये टुकड़े पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटे जाते हैं कि कितने लोग हैं एक एरिया में, उसके हिसाब से एक एक एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है। क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इतने सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो बेहतर यही होता है कि स्टेट को डिवाइड किया जाए और हर उस डिवाइडेड एरिया में से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमएलए खड़ा होता है जिसे लोग चुनते हैं। तो इससे मतलब हमने जाना कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर उस एरिया से पीपल इलेक्ट, लोग चुनते हैं वन रिप्रेजेंटेटिव, एक इंसान को चुनते हैं जो कि उनके बिहाफ पे डिसीजन लेगा, उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा, वो हमारा प्रतिनिधि होगा। हु देन बिकम्स द एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक स्टेट है उसके अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और वही स्टेट बहुत सारे एरियाज में डिवाइडेड है। हर एरिया में से एक एमएलए निकलेगा, वो उस बिल्डिंग में लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेगा और हमारे लिए डिसीजन लेगा। इस तरह से हमने जाना लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, एमएलए क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। इसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, वो हम देखेंगे पेज नंबर 32 पे गिवन है कि, और यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। ये आपको डेफिनेशन मिलेगी नहीं, आसान शब्दों में बस यहाँ पे समझाने के लिए लिखी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, मीन्स अ प्लेस वेयर
अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल मीट, एक ऐसी जगह, ज्यादातर एक बिल्डिंग होती है जहां पे चुने गए लोग, इलेक्शन में जीते गए लोग एक साथ मिलके बैठते हैं। टू, किस लिए बैठते हैं? टू टेक एक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। उस स्टेट के जो लोग हैं उनके हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, एक्शन लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए वो वहां पे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं और एक्शन लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है बुक में, वो देखते हैं। हिमाचल प्रदेश करके एक स्टेट है इंडिया में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम अगर आते हैं, ये जो जगह है इंडिया में, ये है हिमाचल प्रदेश। और इसका ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को 68 एरियाज में बांटा गया है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने एरिया हैं उतने ही एमएलए होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। देयरफॉर इट हैज 68 एमएलएस। फ्रॉम दीज इनमें से, ये जो 68 एमएलएस हैं, इनमें से few MLAs are chosen who become chief ministers and other ministers। 68 MLAs में से कुछ लोगों को चुना जाता है, उनमें से एक बनेगा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और दूसरे लोग और भी चुने जाते हैं जो बनेंगे मिनिस्टर्स, जो कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लीडर बनेंगे, हेड बनेंगे। फ्रॉम दीज 68 एमएलएज में से फ्यू एमएलएज आर चोजन, उनको और चुना जाता है। लोगों ने एमएलएज को चुना और एमएलएज आपस में भी कुछ गिने चुने लोगों को चुनता है ताकि उनमें से क्या चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके और दूसरे मिनिस्टर भी बनाया जा सके। वो किसका ख्याल रखेंगे? टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट मैटर्स, अलग अलग मुद्दों का ध्यान रखने के लिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एटसेट्रा इत्यादि। पढ़ाई, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, और भी तरह के जो एग्रीकल्चर हो गए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखने के लिए ऑलरेडी जो एमएलए, उनमें से कुछ और एमएलए चुने जाएंगे, उनको क्या बनाया जाएगा? मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसको और थोड़ा डिटेल में एकदम इजी मैनर में समझते हैं, ठीक है, जो बुक में गिवन है। हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया? देखिए, हमने देख लिया एमएलए क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गई, एक जगह है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे ये सब एमएलए मिलके बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लिया, हर स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। उस हर एक एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमएलए खड़ा होगा। इसके बाद हम देखेंगे मेजॉरिटी क्या होती है और ऑपोजिशन क्या होता है, ये हम देखते हैं ऊपर। देखिए यहाँ पे, अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constituencies। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलएज ने आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत ली हों। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बीजेपी होती है, इंडियन कांग्रेस होती है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है, बहुत सारी ऐसे पार्टीज होती है जो कि इलेक्शन लड़ती हैं, और ये सब पार्टीज अपने अपने लोगों को लगाती है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत ली हो, उसे हम कहते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, इसकी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और जो ब्लू कलर है इसने आधी से ज्यादा जगह पे कब्जा कर लिया, आधी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत ली, तो ये क्या होगी? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा, तो उसे हम कहेंगे मेजॉरिटी। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है, इसका मतलब आधी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसके पास आ गई, उसे हम कहेंगे रूलिंग पार्टी। उसे हम क्या कहेंगे? रूलिंग पार्टी। और जो पार्टी जीत नहीं पाई उसे हम क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ऑपोजिशन। इतना आपको समझ आया? जो पार्टी जीत गई उसे कहेंगे रूलिंग पार्टी, जो पार्टी नहीं जीत पाई, सारी पार्टीज मिला के हम कहेंगे ऑपोजिशन पार्टीज। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि जो ब्लू है उसने इस डायग्राम का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर रखा है, तो मतलब ये मेजॉरिटी है। और जो पिंक है वो कोई दूसरी पार्टी होगी जो कि आधे से ज्यादा नहीं कर पाई, उसे हम कहेंगे ऑपोजिशन। और ये जो ग्रीन है, ये और भी कोई छोटी छोटी पार्टीज हैं जिन्होंने एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत ली होंगी, इन्हें हम कहेंगे ऑपोजिशन, ठीक है। एक जो स्टेट होता है, कोई भी स्टेट ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने हिमाचल प्रदेश लिया है, तो वो डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एरियाज में, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को देखा।
अब बुक में पेज नंबर 32 से 33 के बीच में एक एग्जांपल गिवन है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में जो इलेक्शंस हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसमें कौन जीता था, क्या रिजल्ट्स आए थे। हम बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे देखेंगे। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी हिमाचल प्रदेश में? 68, 68। ठीक है, अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी लानी है, उसे रूलिंग पार्टी बनना है, तो उसे 68 का हाफ यानी 34 सीट्स उससे ज्यादा लाना होगा। 34 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतनी पड़ेंगी। तो हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी कहते हैं, उसने 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे अपनी जीत हासिल की। सेकंड नंबर जो पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने 21 सीट्स हासिल की। फिर थर्ड पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसने एक ही सीट ला पाई। और कुछ लोग थे इंडिपेंडेंट जो कि किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, वो खुद ही खड़े हो गए इलेक्शन में कि मैं जो हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, बट मैं अपने एरिया का भला करना चाहता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो ऐसे लोगों को कहते हैं इंडिपेंडेंट्स। तो दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे जो कि इलेक्शन जीत गए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि 44 तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 21 कांग्रेस ने, एक जो थी कम्युनिस्ट पार्टी और दो थे इंडिपेंडेंट। इन सबका अगर टोटल लेंगे तो वो आता है 68। ऐसा क्यों? क्योंकि 68 हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश के, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो उन्हीं में से 44 बीजेपी ने जीत ली, 21 कांग्रेस ने, एक कम्युनिस्ट पार्टी ने और दो इंडिपेंडेंट थे। इस तरह से हमने एग्जाम्पल भी समझ लिया। तो देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया। एमएलए के बारे में जान लिया कि ये कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोगों ने इन्हें चुना है वोट देकर कि आप जाइए सरकार बनाइए, हमारे भले के लिए काम कीजिए। सेकंड होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे ये एमएलए जो है बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्शन लेते हैं। थर्ड हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर हमने जाना मेजोरिटी किसे कहते हैं। मेजोरिटी कौन होते हैं? ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने आधी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन जीता है, उसे हम कहते हैं मेजोरिटी। अपोजिशन किसे कहेंगे? वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जीत नहीं पाई, मेजोरिटी नहीं बना पाई, उन्हें हम कहेंगे अपोजिशन या अपोजिशन पार्टीज। रूलिंग पार्टी के बारे में हमने जाना, ऐसी पार्टी जो कि मेजोरिटी में आ गई, जिसने आधी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जीत हासिल कर ली, उसे हम कहेंगे रूलिंग पार्टी, जीतने वाली पार्टी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो पार्टी जीतती है वो ही सरकार बनाती है, उस स्टेट में सरकार उसी की बनती है। और जो जीतने वाली पार्टी है उसके जो एमएलए हैं वो ही अपने अंदर से ही चुनते हैं चीफ मिनिस्टर को। वो जो 44 एमएलए बीजेपी की जीते, उनमें से किसी एक को चुना जाएगा मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, और बाकी उन्हीं में से और भी कुछ 8-10 लोगों को चुना जाएगा मिनिस्टर्स, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब में से इन सब का हेड बनाया जाएगा कुछ लोगों को। तो इस तरह से हमने देखा कि रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बनते हैं। अब हम गवर्नर क्या होते हैं वो हम जानेंगे, यहाँ पे आते हैं। अभी हम कहाँ पर है? पेज नंबर 33 बुक के। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 33 पे। एनी पार्टी वुड रिक्वायर मोर देन 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू विन। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहां पे, उसकी आधी से ज्यादा, 34 से ज्यादा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉलिटिकल पार्टी जीत लेती है, उसे हम क्या कहेंगे? मेजोरिटी में आना या फिर रूलिंग पार्टी बनना। बीजेपी ने कर दिखाया। बीजेपी ने जीती 2017 में 44 सीटें, 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे उसने जीत हासिल की। आईएनसी एंड अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वर ऑपोजिशन। हमने ऊपर एक टेबल देखी थी, उसमें लिखा था कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो भागी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने बाकी की जो बची कुछ सीटें थी उन्होंने वो जीती थी। आफ्टर द इलेक्शंस, इलेक्शन हो जाने के बाद, इलेक्शन हो गए, सबसे पहले क्या हुआ? इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, फिर इलेक्शन हुए, लोग गए, वोट दिए, रिजल्ट्स आ गए, बीजेपी जीत गई हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का खेल भी तो जानना जरूरी है। आफ्टर इलेक्शंस, इलेक्शंस के बाद द एमएलएज ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो एमएलएज होते हैं जीतने वाली पार्टी के, वो चूज करते हैं चीफ मिनिस्टर कौन होगा। उस समय कौन चीफ मिनिस्टर बने थे? श्री जयराम ठाकुर जी। 2017 में हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? श्री जयराम ठाकुर जी। चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स सम एमएलएज। चीफ मिनिस्टर जो बनता है वो और कुछ एमएलए को चुनता है, उन्हें सिलेक्ट करता है।
टू बिकम, किस काम के लिए? ऐसे तो नहीं कि भाई आओ कुछ काम करते हैं, ऐसे नहीं। टू बिकम मिनिस्टर्स, उनको मिनिस्टर बनाते हैं। एमएलए मिनिस्टर, मिनिस्टर थोड़ा सा ऊपर होता है एमएलए से, उन्हें मिनिस्टर बनाते हैं। हु हेड वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड बनते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब के हेड कौन बनेंगे? जो चुने गए एमएलए हैं, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, उनमें से ही चीफ मिनिस्टर उन्हें चुनेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए, ऑल दीज एमएलएज, ऑल दीज एमएलएज, ये जो भी एमएलएज हैं जो कि सीएम बने और मिनिस्टर्स बने, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? देखिए, इलेक्शन होते हैं, अब जो पार्टी जीत जाती है उसे फॉर्मली, औपचारिक रूप से कोई तो बताने वाला होना चाहिए कि हाँ भाई तुम हो सीएम, तुम हो मिनिस्टर। ऐसा कौन होगा? सीएम से भी कोई ऊपर होगा स्टेट में जो कि बताएगा कि हाँ भाई आप सीएम बने हो, आप आइए इस राज्य के मुख्यमंत्री बनिए। वो कौन होते हैं? वो हीरो होते हैं गवर्नर। All these MLAs who become CM and other ministers are appointed by the governor. गवर्नर जो होते हैं एक स्टेट के, वो इन्हें अपॉइंट करते हैं। गवर्नर, इससे हमें पता चला कि सीएम से ऊपर होते हैं इनकी पोस्ट। ये क्या होते हैं? एक हेड होते हैं स्टेट के। जैसे इंडिया लेवल पे अगर देखें, इंडिया लेवल पे प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है, उस फिर सीएम होते हैं। तो ये हमें पता चला। अब इसके बाद द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस, हम वापस रिपीट कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती क्या है। ये बुक में कहाँ गिवन है? 33 पेज नंबर पे। एक ऐसी जगह होती है जहां पे सारे एमएलए, भले ही वो जीते हो हारे हो, नहीं जीतने तो चाहिए, वेर ऑल दी एमएलए, जो भी एमएलए बना है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए इलेक्ट हुआ, वो सारे लोग जहां पे मिलते हैं, वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और द ऑपोजिशन, भले वो रूलिंग पार्टी से हो या ऑपोजिशन पार्टी से हो। हमने देखा 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 44 बीजेपी ने जीती, बाकी कुछ कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने और इंडिपेंडेंट थे। तो जो भी लोग आए वो सब कहां बैठेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली नाम की बिल्डिंग में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? ताकि वो डिसीजन ले सके, डिस्कस कर सके, बात कर सके आपस में। किस बारे में? मुद्दों के बारे में। ऐसे क्या चीजें हैं जो पब्लिक को परेशान कर रही हैं, पब्लिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को डिस्कस करने के लिए, कानून बनाने के लिए वो लोग वहां पे बैठते हैं। तो ये हमने यहाँ पे जाना। एक बार वापस छोटा सा एक और रिकैप कर लेते हैं, हम चैप्टर में कहाँ पे हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, उसमें हमने देखा कि चैप्टर में क्या सीखेंगे वो यहाँ पे देखा था। हमने पातालपुरम नाम के डिस्ट्रिक्ट की कहानी जानी कि वहां पे पानी की कितनी ज्यादा कमी है, वो हमने देखा। इसके बाद हमने देखा हु इज एन एमएलए, एमएलए कौन होता है। उसके अंदर हमने बहुत सारे टर्म्स की मीनिंग जानी, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजोरिटी, अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे जो कि है अ डिबेट इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो टॉपिक है पेज नंबर 34 पे गिवन है। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि डिबेट का मतलब क्या होता है। डिबेट का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है बहस। बहस यानी किन्हीं दो पार्टीज के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है और वो एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं। कोई भी एक टॉपिक है जिसपे किसी का कुछ और ओपिनियन है, किसी का कुछ और ओपिनियन है, और दोनों एक दूसरे से समझना चाहते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। इस तरह से हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बुक में किस तरह से गिवन है कि स्कूल के जो बच्चे थे वो अपने स्टेट के, हिमाचल प्रदेश के स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में स्कूल की तरफ से गए थे देखने के लिए। द चिल्ड्रन विजिटेड लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग कितनी शानदार बनी हुई है। वहां पे एक बढ़िया सा हॉल था, लार्ज, देयर वाज अ लार्ज हॉल विद मेनी रोज एंड डेस्क्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा हॉल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, बहुत सारी रोज होती है जहाँ पे एमएलए जो होते हैं वो बैठ सकें। और इस तरह से बना हुआ होता है कि लोग आमने सामने हो और स्पीकर बैठते हैं जो कि हेड करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि द असेंबली हैज डिबेट्स। ये जो असेंबली होती है, ये जो हॉल है, यहाँ पे क्या होता है? असेंबली का हिंदी में मतलब होता है गैदरिंग, लोगों का एक साथ मिलके बैठना। द असेंबली हैज डिबेट्स। इस असेंबली में जब लोग एक साथ मिलके बैठते हैं तो वहां पे डिबेट्स होती है। कोई भी पब्लिक को इफेक्ट करने वाला जो मुद्दा होता है उसे उठाया जाता है। जैसे पातालपुरम में क्या इशू है? पानी की कमी का। लोग डायरिया जैसी बीमारी से मर रहे हैं, गांव वालों को दूर दूर जाके पानी लाना पड़ रहा है। तो इस तरह का अगर कोई मुद्दा है तो सरकार कहेगी कि हमने सारे स्टेप उठा रखे हैं
ऑपोजिशन वाले जो होंगे वो कहेंगे कि आपने कुछ काम किया नहीं है, आप नल्ले बैठे हो। तो इस तरह से होता है। द असेंबली हैज डिबेट्स वेयर इश्यूज लाइक वाटर क्राइसिस ऑफ पातालपुरम आर डिस्कस्ड। इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं। इसी कम डिटेल में देखते हैं कि एमएलए जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। वो अपना विचार आगे रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि मेरा ये विचार है इस मुद्दे पे, और दे आस्क क्वेश्चंस। इसके साथ ही साथ वो क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि इस मुद्दे पे आपने क्या काम किया है और आपने काम नहीं किया है वो क्यों नहीं किया है। रिलेटेड टू द इशू, मुद्दे से रिलेटेड इशू, मुद्दे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। या फिर गिव सजेशंस, या फिर अपनी सलाह बताते हैं कि देखिए आपने ये काम किया है, इसमें कुछ कमी रह गई है, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, आप वो काम करके देखिए, क्या पता वो सोल्यूशन ठीक बैठ जाए और आप एक्चुअल में हेल्प कर पाए। तो इस तरह से वो सजेशन भी देते हैं अबाउट व्हाट शुड बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। 3 काम करते हैं एमएलए। पहला, वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि देखिए मेरे ये विचार इस मुद्दे पे। दूसरा, वो क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से कि आपने ये काम क्यों ठीक से नहीं किया। तीसरा, वो सजेशन देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस मुद्दे को सही करने के लिए। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस। अब इसका जवाब कौन देगा? ऑपोजिशन वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब आंसर कौन देगा? मिनिस्टर जवाब देगा। मिनिस्टर कौन होता है? हमने देखा था कि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क्स, डेवलपमेंट, ये जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनका जो हेड होते हैं उन्हें मिनिस्टर्स कहते हैं। तो मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी थी काम करने की, तो वो लोग ही वापस जवाब देते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, देखिए हमने ये काम कर रखा है और इनका और ये चीजें अभी चल रही हैं, इन पे काम चल रहा है। इस तरह से वो जवाब देते हैं। एंड ट्राइज टू अश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। वो उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं असेंबली को। असेंबली यहाँ पे किसको कह रहे हैं? कि जो लोग वहां बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के केस में 68 लोग जो होंगे बैठेंगे। ऑपोजिशन वालों को मनाने की कोशिश है कि ये जो मुद्दे हैं इनको हल करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप्स उठा रखे हैं। और उनको कैसे स्टेप्स? एडिक्वेट स्टेप्स, मतलब हमने बराबर जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो मनाने की कोशिश करते हैं। अब हम बुक में देखेंगे पेज नंबर 34 से 35 के बीच में 6 एमएलए की, ऐसे 6 जो लोग हैं उनके बीच की बातचीत को बताया गया कि किस तरह से एक्चुअली असेंबली में बात होती है, किस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं। हम पहले देखते हैं एमएलए नंबर 1, हमें नाम नहीं दिया हुआ, एमएलए नंबर 1 है। वो बोलते हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा जो एरिया है जहां से मैं इलेक्ट होके आया हूँ, अखंड गांव, वहां पे 15 जनों की मौत हो गई है। कितनी दुखद बात है। तो क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ किया नहीं उनको सुधार करने के लिए? गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन। उन्होंने इस सिचुएशन को सुधार करने के लिए कुछ किया ही नहीं है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ शुड टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो बोल रहा है, एमएलए क्या बोल रहे हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है उनको बराबर स्टेप्स लेने चाहिए इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। आपके काम ना करने की वजह से मेरे एरिया में 15 लोगों की मौत हो गई। एमएलए 2 क्या कहता है? Why are the government hospitals in such a bad situation? स्टेट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आपको पता है हमने पिछले चैप्टर में जाना था कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो उसमें हमने देखा था कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज चलाई जाती हैं। दीज आर द चेन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज जहाँ पे बहुत ही कम दाम में या बिल्कुल फ्री में इलाज हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है हमारे स्टेट के, वो इतने बुरी हालात में क्यों हैं? Why is government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्यों नहीं लगा रही? वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, और जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल चलाने के लिए जरूरी होता है, वो वहां पे क्यों नहीं है? वो सवाल उठा रहे हैं। हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन। आप क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हो? आपका क्या प्लान है? बताओ मुझे, क्या प्लान है आपका कि आप इस सिचुएशन को कैसे सुधारोगे? ये सवाल पूछ रहे हैं। तीसरा एमएलए क्या कहता है? टोल पट्टी 2 है सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। टोल पट्टी भी एक जगह है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एमएलए नंबर 3 की। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है पानी की कमी की। वुमेन जो है 3 से 4 किलोमीटर जाती है पानी लाने के लिए। 3 से 4 किलोमीटर, आप सोचिए, इन्हें 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। खाली बर्तन लेके जाएंगे और भरा हुआ बर्तन लेके आएंगे। पहले तो जाना ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत
कड़ी धूप में दिमाग खराब हो जाता है, आप थक हार के बेहाल हो जाते हो, इतनी बुरी सिचुएशन है। और क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट टू सप्लाई वाटर, आपने कितने टैंकर लगाए हैं वहां पे ताकि ना बाहर से गांव में पानी लाया जा सके, आपने कितना प्रबंध किया कि पानी के टैंकर ला सके, आप बताओ मुझे। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन, क्योंकि एक ये भी दिक्कत थी कि पानी क्लीन नहीं मिल रहा था, गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कितने कुओं और झीलों को आपने साफ करवा के रखा है, बताइए मुझे। हमने एमएलए 1, 2 और 3 की दलीलें जान ली, उन्होंने एक्सप्रेस की अपने ओपिनियन गवर्नमेंट के लिए रखे कि आप देखिए हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत है, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज तो दिख रही है कि ये लोग तो अपोजिशन के हैं, ये लोग सवाल उठा रहे हैं, मतलब ये अपोजिशन के हैं। रूलिंग पार्टी जीत के आई, इनके एमएलए बैठे हैं और अपोजिशन भी साथ में असेंबली में ही बैठे हैं और वो लोग सवाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो लोग करेंगे कि अब वो ऐसे बोलेंगे हमारी सरकार आती तो हम तो सही कर देते, इस तरह से होता है। तो अब MLA 4 क्या कहते हैं, माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम। MLA नंबर 4 कह रहे हैं कि मेरे जो साथी हैं, कलीग से मतलब होता है साथी, वो सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, राई का पहाड़ कर रहे हैं वो, कितनी सिचुएशन बुरी है नहीं, आप बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। द गवर्नमेंट हैज टेकन नेसेसरी स्टेप्स, जो भी सिचुएशन है उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए हैं, उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। हमने जो जरूरी चीजें हैं वो हमने लगानी शुरू कर दी हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, जो पानी के टैंकर की आप बात कर रहे हो ना वो हमने लगा चुके हैं ऑलरेडी, आप जाके देख लीजिए। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS क्या होता है, जब दस्त की बीमारी होती है उसके लिए जो दवा होती है, एक पाउडर आता है ORS, उसको हम कहते हैं, वो यूज में लेते हैं इस बीमारी को कंट्रोल में लाने के लिए। तो ये MLA नंबर 4 कह रहे हैं कि हमने ORS पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अभी। आप बात कर रहे हो हमने स्टेप्स नहीं लिए, देखिए ये स्टेप्स लिए, हमने वाटर टैंकर्स लगाए, हमने ORS के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। MLA नंबर 5 क्या कह रहा है, देर आर हॉस्पिटल्स विद नो डॉक्टर्स एंड नो मेडिकल स्टाफ। ये वापस फिर वही बात कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर है ही नहीं, मेडिकल स्टाफ है ही नहीं और काफी सालों से वो खाली पड़े हैं, आप देखिए तो सही। फिर बोलता है कि ये तो शर्मनाक बात है, दिस इज अ शेम, आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ये सिचुएशन जो है, ये हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, बहुत बुरे होते जा रहे हैं। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल द फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। आप हमें बताइए कि आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास प्लान क्या है कि जो ORS के पैकेट से जो दवाई है उन सारे परिवारों तक पहुंच रही है जिनमें एक्चुअली प्रॉब्लम है, जहाँ पे एक्चुअली लोग बीमार पड़े, आप बताइए कि किस तरह से आप वहां तक पहुंचा पा रहे हो, ये हमें आंसर दीजिए। MLA नंबर 6 कहते हैं कि द ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। ये बोल रहे हैं कि जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं वो हमारे पे बेकार के बेतुके इल्जाम लगा रही है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन। ये क्या दलील दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। देखिए ऑपोजिशन सवाल पूछेगा और जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी के MLA है वो जवाब देंगे कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। देखिए अब खुद के पास तो आंसर है नहीं, पिछली गवर्नमेंट पे बोझ डाल रहे हैं कि उन्होंने सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया। हम तो स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए अब सिचुएशन खराब है, इस तरह की दलीलें दी जा रही है। सैनिटेशन का क्या मतलब होता है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है और सीवेज होता है उसका प्रॉपरली डिस्पोज किया जाना। इसका मतलब जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है, जब हम घरों में बाथरूम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उसका जो भी वेस्ट निकलता है वो कहीं ना कहीं तो जाता होगा, तो उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए वो पिछली सरकार ने नहीं किया था, उसकी वजह से बीमारी फैल रही है। ये लोग ये बता रहे हैं, MLA नंबर 6 ये बता रहा है। अब हमने ये मुहिम चलाई है, ड्राइव, वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव, मतलब हमने मुहिम चलाई है कि जो कूड़ा कचरा है इसे साफ किया जा सके। अब हमने ये स्टेप्स उठाए हैं, दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स, जो सालों से कचरा पड़ा है ना इधर उधर, उसको साफ करने के लिए हमने मुहिम चलाई है। ये दलील दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। पेज नंबर 35 पे था। अब देखिए हम यहाँ पे समरी दे रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा कि 6 MLA जो थे वो डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से जवाब देती है गवर्नमेंट। यहाँ पे समरी गिवन है। सबसे पहला क्या है, द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेंबर्स ने क्या किया, डिबेट की, एक बहस चलाई कि सरकार ने क्या कदम उठा लिया और क्या कदम नहीं उठाए। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, ऑपोजिशन को क्या पड़ी है कि सरकार अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि सारे MLAs की जिम्मेदारी है कि आप गवर्नमेंट के साथ काम करें और गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, ये आप इंश्योर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे।
सारे 68 एमएलए की जिम्मेदारी। दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट, द एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। भले ही आप जीते या ना जीते, आपकी पार्टी गवर्नमेंट बना पाई या ना बना पाई, आपकी सबकी मिलाकर जिम्मेदारी है कि आप पब्लिक का भला करें। ये मिलाकर उनके सबके, दे आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। गवर्नमेंट रेफर्स टू, गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे पता है कि रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है जो भी डिपार्टमेंट्स की हमने बात की थी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये सब जो है, ये सब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब अलग अलग एरियाज पे काम कर रहे हैं और इनको जो हेड करते हैं मिनिस्टर्स, इन सबको हम बता रहे हैं कि ये मिला के ही ये गवर्नमेंट होती है, क्योंकि यही तो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट, जो एक्चुअली स्टेट के लिए काम करते हैं, इसलिए हमने देखा कि इनको गवर्नमेंट कहते हैं। इसके बाद द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। अब हमें वापस याद दिलाया जा रहा है कि जो पूरी सरकार का हेड है वो है चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली इसको और सही तरीके से क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए बता रहे हैं कि हम एग्जीक्यूटिव पार्ट की बात कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली काम करते हैं। कानून बन गए, ठीक है, कानून बने हुए हैं, अब इन कानून को एक काम में कौन लेके आएगा, कौन इनको लागू करवाएगा, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, जैसा कि हमने पिछले सेक्शंस में देखा, इट इज फ्रॉम देम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर इज फ्रॉम। एमएलएस के अंदर से ही एक चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है। वापस याद करा रहे हैं, रिवीजन टाइप। इसके बाद जैसे हमने 3 चीजों की बात की, एग्जीक्यूटिव, अब सेकंड की बात करें, लेजिस्लेचर क्या होता है। ऑल द एमएलएस हु गैदर टुगेदर, जो एक साथ एमएलएस एक साथ बैठते हैं, असेंबल होते हैं। असेंबल मतलब एक साथ आके बैठना, डिस्कस करना। तो जब ये बैठते हैं, ये बैठ के कानून भी बनाते हैं, तो इस पार्ट को हम कहते हैं लेजिस्लेचर। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। ऑल द एमएलएस हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। इनको हम लेजिस्लेचर कहा जाता है, सेकंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज द वर्क। जो एमएलएज है ना, उन वो ही तो है जो कि ध्यान रखेंगे, जो कि काम जो हो रहा है उसको ऑथराइज करेंगे, मतलब बोलेंगे कि हाँ अब ये काम होना चाहिए, और सुपरवाइज करेंगे कि हाँ ये काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पानी का टैंकर भेजना है, कुओं की सफाई करवानी है, इनको ऐसे तो नहीं कि कोई भी एरा गैरा जाके सफाई करना शुरू हो जाएगा, वाटर टैंकर भेज देगा या फिर लूट करके ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब मंत्री हाँ कहेंगे, एमएलए हाँ कहेंगे, तभी ये स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको, इनका काम देखता कौन है, ये एमएलए और मिनिस्टर्स ही देखते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, दे आर द वंस, वही वो लोग हैं जो ऑथराइज करते हैं और सुपरवाइज करते हैं इनके वर्क को। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक ब्रेक ले लो यार, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। जो कुछ भी दिमाग में गया ना, खिचड़ी हो जाएगा। आराम से ब्रेक लो, चिल करो, आराम से पढ़ेंगे, हो जाएगा यार चैप्टर तो, ठीक है। आप आओ वापस, हम वापस शुरू करते हैं और एक बार वापस देखेंगे एकदम शॉर्ट में कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप ब्रेक लेके आ गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने देखा इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा कि एक स्टोरी गिवन थी पतालपुरम की, कैसे वाटर शॉर्टेज हो रहा था, दस्त जैसी बीमारी की वजह से लोग मर रहे थे एमएलए के घर के बाहर। अब आपको समझ आया कि एमएलए कौन था, उसके बाहर क्यों घेरा डाल के लोग बैठे थे। वो बोल रहे थे कि यार हमारा काम करवाओ यार, आप घर में बैठे हो, हमारा काम कौन करेगा, लोग यहाँ मर रहे हैं, पानी की कमी है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इस तरह का घेरा डाल के रैली चल रही थी, वो हमने देखा। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसकी जिम्मेदारी, इसलिए अब आपको टाइटल समझ आया होगा कहानी का, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है, एमएलए की जिम्मेदारी है। फिर हमने देखा कि एमएलए किस बला का नाम है यार, एमएलए होता है कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है जाना, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है वो जाना, मेजोरिटी, ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सब के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने क्या क्या कवर किया, और डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने देखा 6 एमएलए जो थे, 6 ऐसे होता है, 6 एमएलए जो थे उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जवाब मिल रहा था उन्हें। हमने देखा डिस्कशन कैसे होता है, डिबेट कैसे होती है, बहस कैसे होती है, वो हमने देखा कि कुछ बच्चे जो थे स्कूल की तरफ से लेजिस्लेटिव असेंबली देखने गए थे, और किस तरह से डिबेट होती है, किस तरह से फंक्शन करती है, वो हमने देखा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हम देखेंगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, सीएम और जो हेल्थ मिनिस्टर है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, गंदा पानी पीना पड़ रहा है, सीएम तो ही है, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर भी आएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है वो जो है पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और ब्यौरा करेंगे। इसका मतलब वो देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है अभी। फिर हम देखेंगे कंपनसेशन क्या होता है और मेकिंग लॉज। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। हमने जाना कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से सवाल जवाब किए जाते हैं, एमएलए आपस में बात करते हैं, लेकिन इस बार हम ये जानेंगे कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक जगह नहीं है जहाँ पे एमएलए को सवाल जवाब करना पड़ता है। एमएलए को, मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, आम जनता को भी, और टीवी न्यूज चैनल जो न्यूज़पेपर से जर्नलिस्ट आते हैं उन सबको भी जवाब देना पड़ता है, और उसके लिए होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। हम जानेंगे कि द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस, सिर्फ वो ही एक जैसी जगह नहीं है जहाँ पे ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जाते हैं, जहाँ पे अपने अपने विचार रखे जाते हैं और एक्शन डिमांड किया जाता है गवर्नमेंट से, और काम मांगा जाता है गवर्नमेंट से कि आप काम करिए। नहीं, यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉक अबाउट द गवर्नमेंट। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वहां से भी लोग जो आते हैं गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि पिछले सेक्शन में कि डिबेट हुई थी, ठीक है, उसमें क्या था, एमएलए आपस में बात कर रहे थे। डिबेट होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग मर रहे थे गंदा पानी पीने से और पानी की कमी थी। तो क्या देखा गया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जो मीडिया से लोग आते हैं, जर्नलिस्ट जो आते हैं, उन वो एमएलए से, मिनिस्टर से सवाल जवाब करते हैं। तो वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और अलग अलग न्यूज़पेपर से लोग आए, और जैसे माइक रखते हैं ना, आपने कभी टीवी में देखा होगा, बहुत सारे माइक यहाँ रखे हुए होते हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स के। तो वहां पे वो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जिनका डिपार्टमेंट है हेल्थ का, ही एक्सप्लेन्ड द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या क्या स्टेप्स ले लिए हैं इस हालात से निपटने के लिए। रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। जो रिपोर्टर्स थे टीवी न्यूज चैनल से, न्यूज़पेपर से जो आए थे, उन्होंने काफी सवाल जवाब किए। These discussions were then reported in different newspapers। जो ये मीटिंग हुई थी, इसमें जो भी सवाल जवाब पूछे गए उनका बाद में अगले दिन न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट छपी थी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक बुक में भी गिवन है, पेज नंबर 36 से 37 के बीच में, गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड्स फॉर वर्क। ये हेडलाइन है और ये पूरा आर्टिकल गिवन था जिसमें बताया गया कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, रिपोर्टर्स ने क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो वहां पे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमने इस स्टेट के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनसे बात की गई है, उनसे हम एक्शंस करवा रहे हैं। कलेक्टर्स से बात की है, जो स्टेट के कलेक्टर होते हैं, उनसे बात की है कि प्रॉपर एक्शंस लिए जाएं। इसमें बताया गया रिपोर्ट में कि चीफ मिनिस्टर ने भी वादा किया कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए फंड्स लगाए जाएंगे। फंड्स मतलब पैसा लगाया जाएगा इस सिचुएशन को सुधारने के लिए। और तो और ये भी वादा किया गया कि जो भी कूड़ा है, कचरा है, उसको साफ किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक कोई जगह नहीं है जहाँ पे सवाल जवाब होते हैं। टीवी न्यूज चैनल से और न्यूज़पेपर से जो जर्नलिस्ट आते हैं उनको भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली सारी बातें पब्लिक को भी जाननी जरूरी है कि सरकार क्या काम कर रही है। अब देखिए, पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में पानी की कमी है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे उस स्टेट के और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, उन्होंने पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया, वहाँ पे देखने गए हालात कैसे हैं, क्या सुधरे या नहीं। उन्होंने उन परिवारों से मिले जहाँ पे सच में लोगों की मौत हो गई थी, और हॉस्पिटल्स में भी गए ताकि देख सकें कि वहाँ पे इंतजाम कैसे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन, सम मनी टू हेल्प फैमिलीज। सरकार ने वादा किया कि जिन परिवारों में एक्चुअल मौत हुई है डायरिया की वजह से या किसी और तरीके रीजन की वजह से, क्योंकि पानी की कमी है वहां पे, वो कंपनसेशन देंगे उन फैमिलीज को, उन परिवारों को कुछ पैसा दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत नुकसान झेला है। CM asked Public Works Department to take care of proper sanitation and clean water supply। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, जिस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसी तरह एक ही डिपार्टमेंट है जो कि ध्यान रखता है कि साफ पानी मिलता रहे, और जो सीवेज होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो प्रॉपर से डिस्पोज किया जा सके, उसको एग्जिट किया जा सके, सिटी से दूर ले जाया जा सके। उसका जो
इंतजाम है वो किया जाए, ये सीएम ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हेड को बताया, बोला कि आप इसका ध्यान रखिए। फिर है पीपल इन पावर लाइक सीएम एंड हेल्थ मिनिस्टर टेक एक्शन फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे वही सेम बात दोहराई गई है कि जो लोग पावर में होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है एक्शन लेने की, सोसाइटी के भले करने के लिए, वो किस तरह से भला कर पाते हैं? थ्रू एक्शन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, क्योंकि एक आदमी या फिर एक टीम सारे इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए ताकि अलग अलग इश्यूज को अलग अलग टीम्स संभाल सके, उन पे उनके ऊपर अलग अलग हेड्स हों हर डिपार्टमेंट पे। ये भी हमने देखा। इसके बाद ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो हमने 3 यहाँ पे देखे, और भी बहुत सारे होते हैं, these departments also have to, इनको भी क्या करना पड़ता है, डिस्कस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इन डिपार्टमेंट के जो स्पेसिफिक मुद्दे होंगे, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मुद्दे होंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी, इन सबको भी लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस किया जाना चाहिए, डिस्कस किया जाता भी है। और इनको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, जो अपोजिशन वाले हैं या फिर हमारे साथी रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, उनके भी क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। इनको भी टीवी न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर जो होते हैं, उनके जर्नलिस्ट को भी आंसर देना पड़ता है। तो देखिए, अभी तक हमने क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, हु इज एन एमएलए देख लिया, डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली भी देख ली। अब अभी हम क्या कर रहे थे, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने देखा कि डिस्कशन तो होता ही है, जो मुद्दे होते हैं उनको तो सॉल्व करते ही हैं, साथ साथ कभी कभी जरूरत आने पर कानून भी नए नए बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे नए नए जॉब्स होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स भी आती है। उसी के अनुसार दुनिया जैसे बदलती है, हमें कानून भी बनाने पड़ते हैं। और हर स्टेट की अपनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है, कैन ऑल्सो मेक लॉज। उनका एक और काम होता है जिसे कहते हैं कानून बनाना, और इस कानून बनाने के लिए ही हम इसे लेजिस्लेचर भी कहते हैं। हमने 3 पार्ट देखे थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो सेकंड जो पार्ट है वो है लेजिस्लेचर। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो लेजिस्लेचर के अंदर आती है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इट मे मेक compulsory for municipal corporations to ensure that there are adequate toilets in every urban area। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल सकती है कि कंपलसरी बना सकती है कि जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स पर्याप्त मात्रा में बनाए जाए। इसका मतलब जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट नहीं है, लोगों को बाहर ही बाथरूम करना पड़ता है, वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स बनवाए जाए, पब्लिक टॉयलेट्स। वो किसको ऑर्डर करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। हमने क्लास 6th में जाना था, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस उसी के अंदर आती है, उसे कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, क्योंकि एक शहर का जो ख्याल रखती हैं वो होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी एक स्टेट की जो होगी वो ऑर्डर करेगी कि आप शहरी इलाकों में पर्याप्त टॉयलेट्स बनवाएं। इट मे ऑल्सो इंश्योर, ये और भी क्या कर सकती है, दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। ये भी आदेश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि एक हेल्थ वर्कर हर गांव में हो। इसका मतलब कि क्योंकि गांव बहुत दूर दराज के इलाकों में होते हैं, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती है। हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि किस तरह पब्लिक हेल्थ केयर जो है प्राइवेट हेल्थ केयर के मुकाबले कितनी पिछड़ी हुई है। प्राइवेट हेल्थ केयर में तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पर वहाँ पे इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हेल्थ केयर गाँव में इतनी उपलब्ध नहीं है। गाँवों में लोग किसका सहारा लेते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। लेकिन हर गाँव में गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं होती है, तो इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली ये कह सकती है कि एक कम से कम हेल्थ वर्कर या ऐसा कोई इंसान जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है मेडिकल की, जिसने प्रॉपर पढ़ाई कर रखी है, वो गाँव में लगे ताकि छोटे मोटे जो इंजरीज होती है, सर्दी जुकाम बुखार ये होता है, या फिर पीलिया हो गया, दस्त हो गए, किसी को लग वग गई तो मरहम पट्टी करनी हो, इस तरह की जो चीजें हैं हर गांव में होनी चाहिए। तो इसका भी ऑर्डर दे सकती है। अब देखिए, दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज, कानून बनाने की प्रक्रिया ऑन सर्टेन इश्यूज, यानी कुछ मुद्दों पर, इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। ये कानून बनाने की प्रक्रिया किसी न किसी मुद्दे पर हर भारत के हर स्टेट में होती है। भारत में 28 स्टेट्स हैं, 2021 की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं, तो 28 लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी और हर कोई कानून बनाएगा। किसी न किसी मुद्दों पर कानून बनते रहते हैं। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, जो बनाए गए कानून है उनको लागू करवाते हैं। किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव के द्वारा।
एग्जीक्यूटिव हमने देखा था, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट जो होता है गवर्नमेंट के, उसका पहला जो पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव, उसकी बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इन कानूनों को लागू करवाती है कि कानून तो बन गए लेकिन पब्लिक को फॉलो भी करने पड़ेंगे। तो पब्लिक को बताना कि देखिए नया कानून आया है, अखबार में छपवाना, और क्या क्या किस तरह से आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं, ये सब कौन करवाते हैं? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। पेज नंबर 38 पे ही एक समरी गिवन है। समरी का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें आपको जो भी अभी तक हमने पढ़ा है कम शब्दों में आपको समझाया जा सके। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि पेज नंबर 38 पे, इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हम आपको पता है भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब डेमोक्रेसी से चलता है। इसका क्या मतलब है कि जो लोग हैं वो अपनी पसंद के उम्मीदवारों को सरकार बनाने की इजाजत देते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी जो देश होता है, इट इज द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग ही अपने प्रतिनिधित्व करने वालों को चुनते हैं, और उनको चुनते हैं किस लिए? एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस। लोग अपने में से ही किसी काबिल इंसान को चुनते हैं कि आप हमारे मुद्दे जो हैं सरकार तक पहुंचाइए, आप सरकार बनाइए, आप एमएलए बनिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनिए और हमारे एरिया का डेवलपमेंट कीजिए। दस इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि लोगों ने ही उस आदमी को चुना है, तो अल्टीमेटली लोगों की ही पावर है, लोगों की ही मेन अथॉरिटी होती है, क्योंकि लोग, इसका मतलब लोग ही काम करवा रहे होते हैं एक्चुअली खुद के बेनिफिट के लिए। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था स्टेट। ऐसे में हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल है जिसमें 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। अगर 68 में से आधी से ज्यादा अगर आप जीत जाते हो तो आप रूलिंग पार्टी बन जाते हो। तो रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? रूलिंग पार्टी ही पहले तो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट बनाती है मतलब रूलिंग पार्टी का ही मेन डिसीजन उस स्टेट में रहेगा। स्टेट में किस तरह के काम चल रहे हैं, क्या भला बुरा हो रहा है, सब उसकी जिम्मेदारी होगी। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। तो रूलिंग पार्टी के ही कुछ एमएलए जो होते हैं उनमें से ही उन मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं, और उनमें से ही क्या बनते हैं? कोई एक चीफ मिनिस्टर बनता है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये जो मिनिस्टर्स बनते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, such as health, education, public works, etc. Whatever work is done by these departments, जो कुछ भी काम किया जाता है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, has to be approved. इनका अप्रूवल मिलना जरूरी है। किसके द्वारा? इनका अप्रूवल मतलब ये जो काम करने वाले हैं उस काम करने से पहले इनको सहमति लेनी पड़ती है, एग्रीमेंट लेना पड़ता है। किसका? बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल प्रदेश का अगर एग्जांपल ले तो 68 एमएलए हैं, मेजोरिटी मतलब इसके आधे से ज्यादा लोगों का एग्रीमेंट होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए कि हाँ हम सब ने ये मिलजुल के फैसला लिया है कि ये काम किया जाएगा। तो अगर कुछ भी काम हो रहा है तो बिना सहमति के, बिना परमिशन के नहीं होता, हमेशा परमिशन लेके ही किया जाता है। इस तरह से हमने पूरा प्रोसेस एक बार वापस देख लिया। समरी ऑफ हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है, पेज नंबर 38 पे गिवन था। इसके बाद हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया? हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में देखा कि चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, वो गिवन था कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। किस किस पे? लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। हम यहाँ पे स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ पातालपुरम देखी जिसमें क्या था कि किसकी जिम्मेदारी है कि पानी की कमी हो रही है, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, लोग डायरिया जैसी बीमारी से, दस्त वाली जैसी बीमारी से मर रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? हमने वहां पे देखा। हमने देखा कि वो लोग एमएलए के घर के आगे घेरा बना रहे थे, मतलब एमएलए की जिम्मेदारी है। फिर हमने देखा एमएलए होता कौन है। उसमें हमने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब हर स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और हर उस टुकड़े को, उस एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, और ये पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटते हैं। इसके बाद हमने देखा मेजोरिटी क्या होता है। अगर आप पार्टी के पास आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप इलेक्शन में जीत गए तो आप मेजोरिटी हो जाते हो, फिर आप रूलिंग पार्टी बनते हो। अगर आप रूलिंग पार्टी नहीं हो, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो आप ऑपोजिशन पार्टी बनते हो। फिर हमने देखा गवर्नर कौन होते हैं। गवर्नर जो होते हैं वो सीएम से भी ऊपर होते हैं और वो भी अपॉइंट करते हैं। मतलब इस स्टेट में कि ये पार्टी जीती है, इस पार्टी का जो सीएम है ऑफिशियली आप साइन करवाते हो, शपथ दिलवाते हो, वो गवर्नर दिलवाते हैं सीएम को, मिनिस्टर्स को, एमएलएस को। तो गवर्नर जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इसके बाद हमने देखा डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने देखा किस तरह से 6 एमएलए के एग्जाम्पल से कि किस तरह से वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, मुद्दा उठा रहे थे,
बता रहे थे कि नहीं तुमने गलत किया काम। गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी के एमएलए थे वो डिफेंड कर रहे थे कि नहीं हमने काम ठीक से किया, हमने पानी के टैंकर पहुंचाए और ओआरएस के पैकेट्स अफेक्टेड फैमिलीज के पास पहुंचाए, ये सब ने हमने देखा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कवर किया। इसके बाद हमने देखा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एक्चुअली काम कैसे करती है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है कि गवर्नमेंट सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही बातें नहीं करती, एक्चुअल में न्यूज़पेपर्स को भी इनको जवाब देना पड़ता है, आम जनता को जवाब देना पड़ता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से सीएम हो गए और जो डिपार्टमेंट के हेड थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया, हालात किस तरह से हैं मुआवजा लेने के लिए, मतलब कि जज करने के लिए कि हालात किस तरह से हैं, क्या एक्चुअल क्या गवर्नमेंट के स्टेप जो है वो हेल्प कर पाए हैं लोगों को ये देखने के लिए। फिर उन्होंने जिस फैमिली में डेथ हुई थी वहाँ पे कंपनसेशन अनाउंस किया कि वहाँ पे उन फैमिलीज को कुछ मदद करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो वो दिए गए। उसके बाद मेकिंग लॉज, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम सिर्फ लड़ना झगड़ना या सिर्फ डिबेट करना या बहस करना ही नहीं होता, वो लोग कानून भी बनाते हैं। तो अभी तक हमने ये पूरा चैप्टर किया है। जो लास्ट सेक्शन है वो है अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये सिर्फ ऑफलाइन मोड में पॉसिबल है, लेकिन बुक में जो है इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप सोशल मुद्दों पे किस तरह से चार्ट्स बना सकते हो आप खुद जानने के लिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या काम करता है, आपके स्टेट में किस तरह की सिचुएशंस है। उसके लिए देखिए पेज नंबर 39 पर अगर आप जाएंगे किस तरह की पिक्चर्स दी हुई है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ बैठ के चार्ट बना रहे हैं। चार्ट मतलब वॉलपेपर पे चिपकाए जाएंगे इतने बड़े बड़े चार्ट्स, उसमें वो लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा है और उसको एकदम क्रिएटिवली अच्छे तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं आपस में, और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया तरीके से ग्रुप में बना के वो लोग चार्ट बना रहे हैं, ड्राइंग बनाएंगे लिखेंगे। इसके बाद लास्टली पेज नंबर 40 पे भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स ने कितने सारे चार्ट्स बनाए बढ़िया बढ़िया और उसको दीवार पे चिपकाया, जिससे कि पूरी क्लास को अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सीखने मिले। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े ऐसे टीचर हैं और 3 स्टूडेंट जो कि उन्होंने एक चार्ट बनाया इतने एकदम ब्यूटीफुल सा, वो बता रहे हैं कि देखिए हमने क्या क्या सीखा है, हमने कितना बढ़िया तरीके से बनाया। तो आप भी जब स्कूल में जाएं तो आप भी इस तरह की एक्टिविटीज करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह से हमने पूरा चैप्टर देखा। ये आपको एक समरी जो है 1 स्लाइड में आपको पूरा चैप्टर अपनी आंखों के सामने आ जाता है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। और लास्टली ये एक पेज है जो कि आप नोट से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिन्हें हमें जहन में यानी दिमाग में रखना जरूरी है। उनकी मैंने डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन जो थी वो बुक से भी और कुछ इंटरनेट से भी उठा के यहाँ पे रखी है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपके इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। किया जाए, बैटरी कहाँ जा रही है भैया? हाँ, तो डिबेट का मतलब होता है, डिबेट का क्या मतलब होता है गूगल करना पड़ेगा। उनको मनाने की कोशिश है